चाय टोस्टर होस्ट। गुड मॉर्निंग नाजरीन जो हमें रोज सुबह देखते हैं। आज एक नई सुबह है, एक नई लुक है, एक नया इरादा है, लेकिन हमारे जो मकसद है वो वही है, आपको एंटरटेन करना, आपको इन्फॉर्म करना और आपके साथ एक अच्छी सुबह गुजारना। और आज सुबह हमारी बहुत ही अच्छी है क्योंकि आज हमारी सुबह में एक नई लुक है, एक नया सेट है, एक नया फॉर्मेट है और मेरे साथ एक नई साथी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। डीनो, मैं आपके शो का पार्ट बन के बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये चीज़ अच्छी लगेगी, उम्मीद है आपको भी खुशी होगी। बिल्कुल, और उम्मीद ये है कि आप लोगों ने जिस तरह मुझे वेलकम किया, हमारे जो नाज़रीन जो रोज़ सुबह मुझे देखते हैं, जिस तरह आप लोगों ने मुझे पसंद किया, आई एम श्योर और मैं जानता हूँ कि आपको ईमान ज़ैदी भी उतनी अच्छी लगेंगी। तो ईमान, ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि आप तो नई हैं, लेकिन और क्या क्या नया है? बहुत सारी चीज़ें नई हैं, जैसे कि नई खबरें, जैसे कि एंटरटेनमेंट न्यूज़, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें, नए गेस्ट, तो काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी नई चीज़ें, लेकिन साथ साथ में पुरानी वो चीज़ें जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, हमारे वो सेगमेंट जिनका आप हमेशा इंतजार करते हैं, गो विद द फ्लो, कुरतुलैना आमिर के साथ, फ़र्क पड़ता है, माइटी मॉम्स, you know, so many different segments that you love and enjoy। आज भी आपको वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन कुछ मुख्तलिफ अंदाज में। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हमने आपसे वादा किया है कि जैसे ईमान ने कहा खबरें बताने का, तो आज हमारे पास कुछ खबरें हैं दुनिया भर की और इंटरटेनमेंट की दुनिया की और पाकिस्तान की, जो हम आपको बताने वाले हैं। और ये मज़े की बात है, तीनों खबरें जो हैं ये शादियों से रिलेटेड है क्योंकि शादी सीजन चल रहा है। शादी सीजन चल रहा है, एब्सोल्युटली हर जगह पे शादियाँ हो रही हैं। और जी, हम लोग अब आपको लाकर देंगे खबरें एंटरटेनमेंट की दुनिया से। पहली खबर हमारे पास क्या है ईमान? पहली खबर हमारे पास है एक वो शादी, क्योंकि जैसे कि आजकल आपको पता ही है कि शादियों का सीजन है, हर जगह पे शादियां चल रही हैं। लेकिन एक शादी वो जो बहुत टाइम से चल रही थी, चले जा रही थी, फाइनली खत्म हो चुकी है। वंडरफुल। बहुत सारे शादी के इवेंट्स रहे जो कि अच्छे भी थे, बहुत सारे। एमन खान एंड मुनीब भट्ट की शादी की हम बात कर रहे हैं। ये शादी जो कि इंटरनेट पे भी हर जगह पर छाई हुई थी। इस शादी में एमन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ऑफ कोर्स वो ब्राइड थी, उनका अच्छा लगना बनता भी है। उन्होंने पहना था रेड गाउन जो कि था इरम खान का, वेयर एज मुनीब भट्ट ने HSY की वाइट शेरवानी पहनी थी विद गोल्डन वर्क ऑन इट। वेरी नाइस। और उनकी बहन जो कि मिनाल है, उन्होंने पहना था वाइट गाउन फुल लेंथ का और नो मेकअप लुक रखा था। नो मेकअप लुक आजकल वैसे बहुत इन भी है, काफ़ी इन है। एग्जैक्टली। तो ये शादी जो है काफ़ी ग्रैंड रही। इस शादी को इंटरनेट पे लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इस शादी को अटेंड किया। बिल्कुल, तो हमें बड़ी खुशी है और एमन और मुनीब को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ में एक बात बता दें कि एक और जो शादी जो अनाउंस सिर्फ हुई है इन द फ्यूचर, वो है मीरा सेठी। एक्ट्रेस मीरा सेठी ने हाल ही में ये की अपने इंस्टाग्राम पे कि उनके जो मंगेतर हैं बिलाल, उनके लिए उन्होंने एक लंबा चौड़ा नोट लिखा अपने इंस्टाग्राम पे तस्वीरों के साथ, और वो इतना खूबसूरत नोट था, इतना प्यार भरा नोट था कि वो बहुत वायरल हुआ। लोगों ने बहुत इंटरटेन हुए उनकी कहानी सुन के और बड़ा उनको अच्छा लगा और बड़ी अच्छी बात है, इतनी खूबसूरत उन्होंने कहानी लिखी। और साथ में उनके जो भाई अली सेठी, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी इंटरनेट पे, उनके फैमिली ने की, और हम भी मीरा सेठी को मुबारकबाद देना चाहेंगे। सो कंग्रेचुलेशंस टू द लवली कपल। और हमारी जो आखिरी है कहानी, वो भी एक शादी से रिलेटेड। जो हमारी आखिरी कहानी शादी से रिलेटेड है, उस कहानी से तो वैसे काफी लोगों का दिल टूट रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे आपका भी, इसलिए मैंने आपके सामने बोला। जरा आहिस्ता बोलना। ठीक है, तो ये है मलाइका अरोरा एंड अर्जुन कपूर की जो कि शायद अप्रैल 2019 में फाइनली शादी करने का सोच रहे हैं। ये वो कपल है जो बहुत टाइम से सुर्खियों में था, लोग इनके बारे में बहुत पढ़ रहे थे, बहुत पब्लिक अपीयरेंसेस इनकी रही, ये काफी ओपन थे अपने रिलेशनशिप को लेकर। करण जौहर के शो में आके मलाइका ने ये भी डिस्कस किया था कि वो बहुत जल्द शादी करने वाली हैं। ये नहीं बताया था कौन, लेकिन ये करने वाली हैं कि जी कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनली इट्स आउट। एंड 6 साल से इनका रिलेशनशिप चल रहा था, जिसको फाइनली अब ये 7 फेरों की तरफ, मतलब शादी की तरफ लेके जा रहे हैं। एंड अच्छी बात है, हमारी तरफ से तो बहुत बेस्ट विशेस मलाइका अरोरा एंड अर्जुन कपूर को। अब लेट्स सी अप्रैल में इनकी फाइनली शादी होती है नहीं होती है, लेकिन खैर अभी तक तो यही है। बिल्कुल, और इन्हीं खबरों के साथ दोस्तों हम लोग देंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। हमने आज की सुबह शुरू की है कुछ खबरों के साथ, अभी आपको बहुत कुछ दिखाना है। ये एक नया शो है, नई लुक है, नई जो एटमॉस्फेयर है, लेकिन हमारा इरादा और मकसद वही है, आपको एंटरटेन करना, आपको इन्फॉर्म करना। दिस इज चाय टोस्ट होस्ट। हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं में जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक एवरीवन। और दोस्तों आपको बता दें कि जाहिर है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमेशा हम आपको खबरें ला के देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो छाई हुई होती हैं सोशल मीडिया पे, लोगों की ज़ुबानों पे उसी चीज़ के बारे में बात हो रही होती है, सब उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उस जैसी चीज़ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इट इज़ अ मैसिव प्रोडक्शन फॉर टेलीविजन विच इज़ कॉल्ड आंगन। पीरियड ड्रामा है, पुराने हिस्टोरिकल बैकड्रॉप है पूरे ड्रामे का, उसमें बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ हुआ है और 1940 का ज़माना दिखाया जा रहा है। बिल्कुल 1940 का ज़माना दिखाया जा रहा है और ये सब चीज़ जो है ये हो रही है। लेकिन इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात है कि उसकी हाइप बहुत बन गई है। तो अब उसके हाइप के बारे में बात करना, उस ड्रामे के बारे में बात करना और पीरियड ड्रामास का कितना लेवल है टेलीविजन के अंदर, उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, इस पे क्योंकि इसकी कास्ट बहुत बड़ी है, एहसन खान आपको इसमें देखने को मिलेंगे, सोनिया हुसैन, सज्जल एंड अहद रजा मीर। बहुत बड़ी कास्ट है और इस कास्ट को देखते हुए तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मतलब कि ये क्या ये सुपर हिट होगा या सुपर डुपर हिट होगा। मुझे ये तो देख के ही पता चलेगा, पता चलेगा। लेकिन अभी ऑब्वियसली इस पे तबसरा हमारे साथ करने आए हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ही इज़ अ वेरी वेल नोन क्रिटिक, बहुत सारे मुख्तलिफ ड्रामा, फिल्मों पर, इवेंट्स पर ये हमेशा कुछ ना कुछ लिखते हैं। लोग बड़े शौक से पढ़ते भी हैं और बहुत से लोग जो हैं थोड़ा सा यूँ भी हो जाते हैं, सर क्या लिख रहे हैं आप, मतलब यू नो इज़ ऑलवेज टॉक ऑफ द टाउन वाली बात होती है कि इनके बारे में मैंने इनका नाम बहुत सुना है। मेरी इनसे मुलाकात मुख्तसर सी हुई है एक दो दफ़ा, लेकिन मैंने इनका सुना बहुत है क्योंकि जब भी ये कुछ लिखते हैं तो इट बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन। और अब ये आंगन के बारे में क्या बताएंगे, हमारे साथ मौजूद है उमैर अलवी। कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम टू चाय टोस्ट होस्ट। उमैर, ये बताइए, आंगन, इतनी बड़ी कास्ट, इतनी बड़ी प्रोडक्शन, क्या कहना है इस बारे में आपका? गेम चेंजर होगा। देखिए इसलिए क्योंकि आपको याद होगा इतनी बड़ी कास्ट अगर हम लास्ट टाइम देखें तो 91 में जब चांद गिरहन आया था तो आई थी कि वो सारे के सारे टॉप एक्टर्स सारे के सारे सुपर पहला प्राइवेट इतना धूम धड़क्का से आया था, तो वो लास्ट टाइम था। उसके बाद होते हैं ड्रामों के अंदर, लेकिन उसमें जितनी बड़ी कास्ट होती है वही विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, तो वो हर आदमी उसमें उससे केटर नहीं कर पाते। आप यहाँ के ट्रेलर्स देखिए आंगन के, हर एक्टर का कैरेक्टर आपको अलग से नजर आ रहा है, हर एक्टर का जो आपको उसकी इंपॉर्टेंस अलग है। तो एहसन खान है तो सोनिया हुसैन के बराबर काउंटर कर रही हैं, मावरा है तो मावरा और सजल के साथ अहद हैं, ज़ेब रहमान है, आबिद अली हैं, मुस्तफ़ा अफरीदी जिन्होंने लिखा है वो खुद हैं इसके अंदर, शहरोज सब्ज़वारी भी है इसके अंदर, तो मतलब काफ़ी बहुत बड़ी कास्ट है। आबिद अली साहब भी हैं मेरे ख्याल, आबिद अली भी हैं और उमैर राना भी हैं, और जो उसमें मतलब एज उनकी थोड़ी ज़्यादा, मतलब कि कोई हल्का एक्टर नहीं है, किसी को छोड़ा ही नहीं। मुझे एक बात बताएं उमैर, आप क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं जर्नलिज्म, आपने तो देखा भी होगा और सुना भी है, ज़ाहिर है आपने फर्स्ट हैंड देखा है कि किस तरह पीरियड ड्रामास का हमेशा से पाकिस्तान टेलीविज़न में एक बड़ा रुझान रहा है। टेलीविज़न जो पुराने जो 40s का टाइम दिखाया है और पुराना जो पीरियड ड्रामा है वो हमेशा टेलीविज़न में दिखाया है। तो क्या ये फॉर्मेट, ये फार्मूला काम करता है? यही फार्मूला काम करता है, यही फार्मूला काम। आप चूँकि हमारी हिस्ट्री मुसलमानों की जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तान की से पहले तो वो हिस्ट्री थी, वो इतनी ज़्यादा मतलब रिच है कि आप सोचें कि पहले आपने नूरुद्दीन जंगी को दिखा दिया, आपने मोहम्मद कासिम दिखा दिए, आपने आखिरी चट्टान दिखा दिया, फिर चंगेज़ खान के ज़माने में आ गए आप, ये सारे तो एक हो गया आपका इस्लामिक हिस्ट्री। फिर आप आए अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से देखें तो आप दास्तान हो गया, फिर ये अभी आ रहा है, फिर कॉलोनी 52 आया था, मसूद ने लिखा था लेट 90s के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास ऐसे ड्रामे, और ये ड्रामे इनमें जो ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके अंदर आपको बाहर आप जब शूट कर रहे होते हैं तो आपको वैसे ही माहौल दिखाना होता है, कि बहुत मुश्किल है। हॉलीवुड की फिल्मों के लिए और इंडिया के लिए बहुत आसान है क्योंकि उनके पास सेट्स है सब, आपके पास सेट्स थोड़ी इतने वसी होते हैं। आपको उस खास तौर पे ऐसे घर में जाना होता है जो इम्पैक्ट दे रहा हो उस ज़माने का। कराची में ज़रूरी नहीं है, भावलपुर, लाहौर, पुरानी जो थोड़ी सी पुरानी, हाँ, और अंदर आपकी सखर वगैरह के अंदर भी बहुत सारी हवेलियाँ हैं, तो आपको वहाँ जाना होता है। इतनी बड़ी कास्ट लेके वहाँ गए, शूट किया। अब आप उसकी जो वो है मतलब फोटोग्राफी कितनी अच्छी है कि आपको लग ही नहीं रहा है कि आजकल का ड्रामा है, लग रहा है कि पता नहीं 1940s में आप खुद गए हैं। मेरा एक सवाल है आपसे उमैर, और हम उसके बाद ईमान के सवाल की तरफ आएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब कास्ट तो इतनी बड़ी ले ली, लेकिन इस कास्ट के अंदर जहाँ एहसन खान जैसे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत काम किया हुआ है, जहाँ यू हैव सो मेनी सीनियर एक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, फिर सज्जल खुद काफ़ी काम कर चुके हैं, वहाँ पे यू हैव पीपल लाइक अहद रजा मीर जो रिलेटिवली नए हैं, फिर उसके साथ साथ बहुत और लोग भी हैं, सोनिया हुसैन हैं जो रिलेटिवली नई हैं। तो इतनी बड़ी प्रोडक्शन, इतनी बड़ी स्टोरी, इतनी बड़ी कहानी को लेके चलना और उसके अंदर इस तरह के रिलेटिव नए लोगों को लेना, क्या ये प्रेशर होगा इन एक्टर्स पे? देखिए, डायरेक्टर अच्छा हो,
और राइटर अच्छा हो तो आपके पास कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती। राइटर जो है संजय मनोहर वाला और डायरेक्टर उडारी वाला। अच्छा, मुस्तफ़ा एक्ट कर रहे हैं इसके अंदर पहली बार, उन्होंने इससे पहले एक्ट नहीं किया, तो वो जो है एक उसका इम्पैक्ट वहाँ के उस जगह पे वो खुद मौजूद है जो लिखा है, जिसने अडेप्ट किया बेसिकली खदीजा मंसूर का नावल। उन्हें पता है कि किस वक्त क्या कमी है, क्या बेशी है, और वो वहाँ पे चेंजेस भी करवा देते होंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारी नहीं होती। राइटर लिख के छोड़ के चले जाते हैं, फिर डायरेक्टर जो मर्जी करता है, ये उसमें नहीं हो रहा होगा। दूसरा, एहतशाम जो है वो आज से नहीं, एहतशाम 15 साल से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एहतशाम को तो आइडिया है कि 1940s कैसे दिखाना है, 1945-50 हालात क्या थे, लोग मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या इम्पैक्ट करेगी स्टोरी को, सब चीज़ें हैं। प्लस आंगन जो है वो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है, कॉलेज की उसमें था, कोर्सेज में रह चुका है, तो इतना बड़ा इशू नहीं, लोगों को एक अवेयरनेस आइडिया है। अब देखिए उसमें किस तरह चेंज लाते हैं जब आप अडेप्ट करते हैं कोई ड्रामा। जैसे फातिमा सुरैया बजिया करती थी, नॉवेल्स आते थे उनको अडेप्ट करती थी, उरूसा हो गया या उसके बाद अफशा हो गया, सब उसमें बहुत वो ट्रिकी सिचुएशन होती है कि कोई कैरेक्टर जो है, अब जैसे अगर फर्ज करें आपने एहसन खान को ले लिया है, अब एहसन खान बहुत बड़ा एक्टर है इस वक्त, तो अच्छा खासा काफ़ी है। अब एहसन खान जिस कैरेक्टर में लिया है, अगर वो उससे मैच नहीं कर रहा है तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उनको एहसन खान के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि लोग एहसन खान की वजह से देख रहे हैं, लोग नॉवल की वजह से नहीं पढ़ रहे। सर, अब इसी के साथ हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज हम बात कर रहे हैं द सुपर डुपर प्रोडक्शन आंगन, जिसमें एहसन खान है, आदर ज़मीर है, सज्जल अली है, सोनिया हुसैन है, इन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आंगन के बारे में उमैर अलवी हमारे साथ मौजूद है, कहीं में जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। और अभी हम बात कर रहे हैं सुपर डुपर प्रोडक्शन, पाकिस्तान टेलीविजन का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जिसका नाम है आंगन, जिसके अंदर सुपरस्टार्स, मतलब एक से एक सुपरस्टार इसके अंदर नजर आएंगे आपको। मेरा एक सवाल है आपसे उमैर, क्योंकि आपने जाहिर है आप पाकिस्तानी ड्रामा को भी फॉलो करते हैं, आप इंडियन ड्रामा को भी आपने शो देखा होगा, तो क्या हम जो इतनी प्रोडक्शन बड़ी कर रहे हैं और प्रोडक्शन बड़ी होती जा रही है, क्या हम लोग पर्पसली चैलेंज कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट को? कि मतलब क्योंकि पहले हमारे ड्रामों पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, पहले हमारे ड्रामा पे एक्टिंग पे, स्क्रिप्ट पे, इन चीज़ों में फोकस ज़्यादा होता था, लेकिन अब हम फोकस कर रहे हैं बाकी चीज़ों को। कि इसकी वजह क्या है? क्या यही वजह है कि हम इंटरनेशनली ज़्यादा कम्पीट करना चाहते हैं? देखिए, इंटरनेशनली की बात ये कि अगर अब अभी जैसे एहसन है, अगर एहसन अभी लंदन में घूम रहे हैं तो लंदन में उनको सब जानते हैं, वो पैदा हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे उनको जान पहचान इतनी नहीं है, घूम रहे होंगे, लोग वहाँ भी उनको पहचान लेंगे। ये फिल्म की वजह से नहीं हो रहा, ये ड्रामों की वजह से हो रहा है। आपके ड्रामे जो है पाकिस्तान के, वो बहुत पॉपुलर है दुनिया भर में, जब लोग हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बहुत पॉपुलर है भाई। जो इनका जो चैनल आया था इसमें से पाकिस्तानी वो थे, वो बहुत चला था वहाँ पे। तो यही वजह है ना कि ये लोग जो हैं, इनके ड्रामे हिट होते हैं, इस वजह से अब जो है इंटरनेशनली भी लोग आ रहे हैं कि भाई बाहर से लोग आते हैं पाकिस्तान अब कि भाई ये हमारे पास स्क्रिप्ट है, ये हमारी एक स्टोरी है, आप इसको यहाँ डेवलप कीजिए, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारे ड्रामे पाकिस्तान के बाहर जाके बने भी हैं, जिन्होंने खुद, जैसे नियत था इन लोग का 2011 में था, माहिरा खान का फर्स्ट ड्रामा था वो विद एहसन एंड हुमायूं सईद, तो वो 2011 ये तो अभी की है, 90s, लेट 90s अर्ली 2000 में सुल्ताना सिद्दीकी ने एक ड्रामा बनाए थे अमेरिका जाके, जिसकी काज भी बहुत बड़ी थी, जिसमें आपका कैसर खान भी थे और पता नहीं कौन कौन लोग थे। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं। सीनरी चेंज हो जाती है ना, अब कब तक पाकिस्तान दिखाते रहेंगे, अब कब तक तारिक रोड दिखाते रहेंगे, अब कब तक NIC बिल्डिंग का लॉन्ग शॉट दिखा के और फिर सेट में करेंगे। तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको सीन चेंज करना पड़ेगा, आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा टीवी पे कि भाई देखो हमारा ड्रामा, इस वजह से। और थोड़ा बिग बजटेड ड्रामास बनाने पड़ेंगे ताकि फिर आप उससे थोड़ी अपनी जो, जैसे कि आजकल स्क्रिप्ट्स की मैं बात करूँगी कि जो बन रहे हैं सारे ड्रामे बहुत टाइम से, क्योंकि पहले हमारे ड्रामास जो होते थे वो हर जगह देखे जाते थे और बहुत पसंद किए जाते थे, पाकिस्तान में भी, और स्पेशली मैं PTV के टाइम की बात कर रही हूँ, और बाहर भी, इंडिया में, इधर उधर। लेकिन फिर अब उनकी क्वालिटी स्क्रिप्ट्स की स्पेशली ऐसी हो गई है कि सब ड्रामे एक जैसे हो गए, जो एक चैनल पे है वो सब चैनल पे एक ही स्टोरी चल रही है। तो यू थिंक कि ये वाला जो ड्रामा है इट्स गोना बी अ गेम चेंजर? मतलब ये जो स्क्रिप्ट जो बहुत सिमिलर भी होती हैं भाई, इनकी क्या वजह को तो छोड़े आप, कैरेक्टर्स, एक ही दाढ़ी,
एक ही बाल, एक ही चादर, एक ही कुर्ता और एक ही चश्मे के साथ 5-5 ड्रामे लोग निकाल देते हैं। वजह क्या है? मेहनत नहीं करनी है ना, मेहनत और नहीं दुख करनी की तरफ ज्यादा आ गया है सारे ड्रामों का। देखिए हर कुछ सालों के बाद एक बूम आता है एक चीज़ का ना। 1990s में बूम आया कि हर आदमी सिंगर बनेगा, है ना। 2000 में आया हर आदमी जो है वो आपका न्यूज़ कास्टर बनेगा, एंकर, सही है। फिर उसके बाद अब 2010 के बाद एक्टर बनेगा, क्योंकि पैसा बहुत है। और जब पैसा होता है तो उसमें जो आदमी सिलेक्टिव काम करता है सिर्फ वही आगे जाता है और वही आपके सामने है। बिल्कुल एहसन खान जैसे खबर खबर, एहसन खान, ये सब जो है कम कम काम करें लेकिन कितना अच्छा करें। जो 10-10 ड्रामों में एक साल में आ रहा है उनको जानता ही नहीं है। तो आई थिंक सोप का ट्रेंड भी बहुत आ गया ना। देखिए ट्रेंड सोप हो या नॉर्मल ड्रामा हो, अगर क्वालिटी होगी अच्छी, अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी, अगर कैरेक्टर्स एंगेजिंग होंगे। मुझे बताइए आज तक अनकही और तन्हाइयाँ लोगों को क्यों याद है? 30 साल हो चुके हैं। बिल्कुल, इसलिए कि कैरेक्टर्स थे ना, स्क्रिप्ट अच्छी थी, स्टोरी अनोखी सी थी। ठीक है, अभी जो ड्रामे आ रहे हैं जैसे आपका आंगन हो गया, जैसे अभी उडारी होके गया कुछ अर्सा पहले, उससे पहले आपका सम्मी था, ये सब ड्रामे जो थे ये अलग, ये इसमें सास बहू का रोना गाना नहीं था ना, कि प्रॉपर इनके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस था कि लोग जाके देखते थे। फॉर एग्जांपल खान का बिल्कुल जी, खान जो ड्रामा था वो भी बिकॉज़ दैट वाज अ पॉलिटिकल एंड हाँ, लेकिन देखिए चीज़ वही है ना कि अब आप इतनी बड़ी चीज़ लेके चले, अगर आपके हाथ में एक बैग हो जिसके अंदर बहुत भारी सामान हो, आप उसे उतनी एहतियात से उठाएंगे। आपने भारी सामान का बैग उठा के गिरा दिया तो खत्म ना। खान और ये जो बाकी ड्रामे थे ये स्टार्ट तो ऐसे हुए थे ना, उनका ग्राफ फौरन नीचे आया था क्योंकि हैंडल नहीं हुए थे उन लोगों से। बहुत ये, और देखिए और टीवी फ्री है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, कोई इतनी बड़ी फीस नहीं होती, केबल का जो कनेक्शन है वही है, हर आदमी देखता है, हर आदमी उसको क्रिटिसाइज करता है। यही वजह है कि पीरियड ड्रामे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें इसलिए लगती है कि वो पुराना ज़माना दिखाना है आपको। अभी एक सिनेमा में लगी हुई एक फिल्म रॉबिन हुड, जी जी, बाखुदा वो कहीं से नहीं लग रही कि वो रॉबिन हुड के ज़माने की है। उसमें जो हीरोइन है वो लग रहा है कि अभी उठी है 1990 से और उठ के चली गई वहाँ पे, उठ के चली गई। मतलब कोई तो फर्क होगा ना, आईब्रोज का फर्क होगा, लुक का फर्क होगा, बस पुराने कपड़े पहना दिए तो उससे वो नहीं होता। फिर जो रॉबिन हुड भाई साहब हैं वो पूरी फिल्म में शॉर्ट फाइटिंग तो कर ही नहीं रहे कहीं, वो लग रहा है वो एरो टीवी शो देखा उन्होंने और रॉबिन हुड बन गए। मेरा एक सवाल है आपसे उमैर, अभी आई थिंक हम ये आखिरी कुछ हमारे सवाल रह गए, मेहमान आप भी अपना सवाल रेडी रखिए। मेरा जो आपसे सवाल है वो आंगन, तो आंगन पे हम आज बात करें, आंगन जो मेगा ड्रामा आने वाला है, जो नई जो रिलेटिवली यंग लोग जो हैं जैसे आहद रज़ा मीर, अब आहद रज़ा मीर यकीन का सफ़र बहुत पॉपुलर रहा, परवाज़ जुनून बड़ा उनका उसमें अच्छा काम, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, एक उनका एक बन गया है कि ही इज़ बिकम अ सुपरस्टार, ही इज़ बिकम अ वेरी बिग नेम विद ओनली डूइंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क। अब उसके अलावा अगर आप देखें बाकी जो एक्टर्स हैं उसके अंदर उन सब ने कुछ ना कुछ किया है, काफ़ी अरसे तक काम किया, लेकिन आहद रज़ा मीर ने कम काम किया है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो आहद को मतलब आहद क्यों, क्या कहना चाहेंगे आंगन से रिलेटेड या जनरली आहद के बारे में आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि इस ड्रामे के ज़रिए आहद और ज़्यादा मतलब तरक्की हासिल करेंगे या इन पे प्रेशर होगा, क्या लगता है आपको? देखिए आहद से मेरी मुलाकात हुई थी परवाज़ जुनून के ज़माने में काफ़ी, और उससे पहले भी हुई थी। आहद देखिए एक थिंकिंग एक्टर होता है ना, जो आपका रोल पढ़ के फिर सोच लेता है कि मैं करूँगा। कि आप समी में आप देखिए उसने लंबे बाल रखे हुए थे, कैरेक्टर ऐसा था, ठीक है। उसमें यकीन का सफ़र में बाल छोटे रखे हुए थे। वो एक्टर है जो मूछें लगाने को जिसको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी ना, जो कहते हैं यार सफ़ेद बाल कर लो कोई मसला नहीं, बुढ़ा दिखाना है अगर, तो वो उस वाला वो उस किस्म की चीज़ है। और प्लस ये कि वो सुनता भी है। अगर डायरेक्टर उसको कहेंगे यार क्या किया तूने, ये नहीं कहेंगे वो मेरे अब्बा आशीर्वाद ट्रेनिंग अच्छी है ना, हाँ या मेरे दादा जो थे वो इतने बड़े डायरेक्टर थे, आप मुझे समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो समझ के करने वाला, अपने आप को मोल्ड करने वाला है। अभी सिर्फ 3 ड्रामे, तीसरा ड्रामा आ रहा है उसका और एक फिल्म की है खाली, लेकिन इन 3 ड्रामों के अंदर तीनों में उसने शेड्स अलग दिए हैं। टीजर में भी आप देख सकते हैं कि वो कितना रेस्ट्रेंड लग रहा है, वो कहीं से नहीं लग रहा कोई 2018 का लड़का है जिसको आपने 1940s में भेजा, वो लग रहा है 1940s का एक आदमी है। अगर शायरी कर रहा है तो शायरी कर रहा है। तो आपकी उम्मीदें हैं काफी? मुझे तो हाँ एग्जैक्टली, मैं यही आखिर में पूछना चाह रही थी कि ओवरऑल अब हमने इतनी सारी बात कर ली इस ड्रामे के बारे में और ये दिसंबर के मिड में आने वाला भी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जितनी उम्मीदें हैं उतना उम्मीदों पर उतरेगा, उतना अच्छा होगा? देखिए जब संगे मरमर स्टार्ट हुआ था ना, मुस्तफ़ा अफरीदी का लास्ट सीरियल जो था, तो उसमें मेजॉरिटी लोगों ने पहली एपिसोड देखी ना, यार ये क्या हो रहा है। आई नो दैट बिकॉज मेरे घर में भी यही बात एग्जैक्टली, लेकिन बाद में सब हुक हो गए थे। बाद में तो ऐसा था कि दुनिया इधर हो जाए, कोई नहीं, मतलब कह रहे एक साहब ने पहले कहा यार ये कुबरा को क्यों ले लिया, मैंने कहा आप देखिए, अरे यार ये मिकाल फिर से, मैंने कहा भाई सबर रुके यार ये टीपू ने क्या कर नुमान इजाज को अब्बा बना दिया यार। ये शख्स लोगों का कहा सानिया सईद कहाँ से अम्मा लगती है, सानिया सईद ने अमेजिंग सिक्सर, नुमान इजाज ने तो कमाल कर दिया, फैंटास्टिक। मिकाल था ही था, कुबरा का तो पूरा करियर ही वहीं उसी पे
शूट अप हो गया एग्जैक्टली। और बाकी सारी लोग जितने भी उसके अंदर एक्टर्स थे, टीपू वगैरह सब कितना अच्छा काम किया इन लोगों ने। तो जो चीज़ अच्छी होती है ना भाई, जो गाड़ी रेस में जीतनी होती है वो स्टार्ट में थोड़ा टाइम लेती है। अगर आप फौरन निकालेंगे तो इतना थोड़ी मजा आएगा। आंगन में भी थोड़ा सा अपने आप को आपको शुरू में कंट्रोल करना होगा कि वो आपकी आजकल का ड्रामा नहीं है, वो 1940s में है, तो उसको थोड़ा टाइम दे, मूड बनाना पड़ेगा। थैंक यू उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। सीनियर जर्नलिस्ट क्रिटिक उमैर अलवी हमारे साथ मौजूद, तबसरा कर रहे थे आंगन पे, मेगा ड्रामा सीरियल आंगन। जी भाई, आंगन सीधा और टेढ़ा, हम तो आंगन देखें, हम तो अभी से बड़े एक्साइटेड हो गए हैं, लुकिंग फॉरवर्ड। आप लोग भी यकीनन सोच रहे होंगे कब आएगा और कब देखेंगे। हम तो टीवी लगा के बैठ जाएंगे आंगन अभी से आंगन में आंगन में बताएं, कुछ बताइए हम क्या कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम देखेंगे हमारा इज इट फॉर रियल सेगमेंट की तरफ जाएंगे एंड दूसरा टोस्ट ऑफ द डे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीबॉडी दोस्तों, और अब हमारा उस सेगमेंट आ गया जिसके अंदर अक्सर हम बहुत सी खबरें होती हैं जो आप देखते हैं इंटरनेट पे, हम उनका जिसे कहते हैं ये आपको बताते हैं कि वो सच है या गलत। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड ऑन द इंटरनेट। हर चीज़ पे आप यकीन ना करें जो इंटरनेट पे आपको नजर आए, हो सकता है वो झूठ हो। अक्सर कहानियां इंटरनेट पे जो होती हैं वो झूठी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े हाइपर हो जाते हैं जब उनको कोई कहानी पता चलती है, अरे दादा आपने वो कहानी पढ़ी, बाद में पता चलता है कहानी इंतकाल भी करा देते हैं अक्सर लोग मार भी देते हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जो कम से कम 10-15 दफा मर चुके हैं, लेकिन अभी भी जिंदा हैं। कुछ हैं जो बोलते कि यार मार ही दो। लेकिन आपको बता दें हमारे पास एक खबर है, अब हम आपको बताएंगे, हमने इन दी एंड डिसाइड करना है कि ये बात सच है या गलत। जो खबर आज की हमारी वो है, जो हमारी खबर है अभी जो आपको बता दें वो ये है कि पाकिस्तानी बैंक्स का डेटा लीक हो गया है, ब्रीच हो गया पाकिस्तानी डेटा का, बैंक्स का डेटा एक हैक हुआ जिसके अंदर इट वाज द बिगेस्ट हैकिंग कैंपेन ऑफ पाकिस्तानी बैंक्स in the history of पाकिस्तानी बैंक्स। और ये एस्टिमेट किया गया है कि 8000 अकाउंट होल्डर्स का जो अकाउंट है वो हैक किया गया है और उनका जो डेटा है वो डार्क वेब पे बेचा जा रहा है। डार्क वेब जिनको नहीं पता, ईमान आपको पता है डार्क वेब? बिल्कुल भी नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ। डार्क वेब ये एक ऐसी जगह है इंटरनेट के अंदर जहाँ पे मुख्तलिफ इलीगल चीज़ें आप ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ये वो कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं इंटरनेट की जो आप और हम आम लोगों को नहीं पता होता। ये वही उन लोगों को पता है, हैकर्स हो गए या जो इलीगल कामों में साइबर क्राइम की तरफ जो बिल्कुल जो है उनको पता होता है इन चीज़ों के बारे में। तो एनीवे, तो ये 8000 करीबन 8000 अकाउंट होल्डर्स का जो डेटा है फ्रॉम 10 डिफरेंट बैंक्स, 10 डिफरेंट बैंक से वो लीक कर गया है ऑन द डार्क वेब। तो अब उसके अलावा आपको बता दें कि द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है कि इंटरनेशनल हैकर्स ने ये हैक किया है और मेजर बैंक्स के ऊपर हुआ है। SBP जो है जो डेटा प्रोटेक्ट करता है मनी ऑफ देयर क्लाइंट्स, बट स्टेट बैंक का ये कहना है कि कैटेगरीली डिनाई किया गया है इस रिपोर्ट को और क्लेम किया है कि इंफॉर्मेशन एविडेंस जो प्रोवाइड की गई है वो सब झूठ है और ना बेबुनियाद है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट ये कहना है बाय द वे उनका कि इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट द कार्ड्स फ्रॉम दिस रीजन आर वेरी रेयर ऑन द डार्क वेब कार्ड शॉप्स। The group IB report stated it in the past 6 months it is the only one big sale of Pakistani cards। तो मतलब से एक ही कोई डेटा बेका होगा वरना कोई मेजर ऐसा सच नहीं हुआ। उसके अलावा आपको बता दें कि when contacted FIA के साइबर क्राइम डायरेक्टर साहब जो कैप्टन शोएब साहब रिटायर्ड, उन्होंने डॉन न्यूज़ को बताया कि कंप्लेंट्स रिगार्डिंग ऑनलाइन स्टीलिंग ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स हैड इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, तो ज़्यादा बढ़ गई है। और उनका कहना है इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक, मतलब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्रोटेक्ट करें अपने क्लाइंट्स का जो डेटा है और जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ आपको बता दें कि आस्क्ड अबाउट द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में SBP स्पोक्स पर्सन ने कंफर्म किया है रिसीविंग द रिपोर्ट इन क्वेश्चन। ही सेड इट कंटेन नो एविडेंस ऑफ अ ब्रीच ऑफ डेटा, और उन्होंने कहा है कि लुक एट द रिपोर्ट केयरफुली। ही सेड ऑल इट कंटेन्स इज नेम ऑफ बैंक, एक नाम बैंक का है, नंबर ऑफ कार्ड्स जो फ्रॉडस्टर्स के पोजीशन के पास है, और प्राइस ऑफ द बिन कंटेनिंग ऑल दीज कार्ड्स कैन बी परचेज, क्वाइट लाइकली इट इज़ डेटा इज़ ऑल फेक। तो आपको नज़र आ रहा होगा, हम स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो रिपोर्ट जो आपको दिखाई जो हमारे पास आई है। और लेटर ऑन SBP released an official announcement that clarifies that no data
of any kind has been stolen from the bank except for one which has been recovered. तो सिर्फ एक ही बैंक की डेटा जो है वो लीक हुई, उसके अलावा कोई बैंक की डेटा तो ये जो न्यूज़ थी वो थी, कर देंगे बताएं क्या ये फेक है या सच है या गलत है, झूठ है, बेबुनियाद है, क्या लगता है आपको? मैं तो बस परेशानी में मैं बैठ के ये सोच रही थी अपने बैंक के बारे में। अपने बैंक में आके मेरा मैं ये पढ़ते हुए और बोलते हुए यही सोच रहा था कि यार कि मेरा तो अकाउंट का तो नहीं, क्योंकि बीच में मुझे एक मैसेज आया तो सर वो कुछ आपकी अकाउंट सिक्योरिटी, मेरा जी मुझे भी आया था मैं 5,000 रुपये ले लूँ आपके। क्यों? तो ये बात सच है या झूठ है, क्या कहती हैं? मेरे ख्याल से ये फेक न्यूज़ है। तो दिखाइए। तो ये है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ बिल्कुल सही है, ये फेक न्यूज़ है। अब आप सुकून का सांस ले सकते हैं। अब आप सुकून, जो 8,000 लोग बैठे हुए घर में, क्या सुबह ऐसा कुछ नहीं है, ये बेबुनियाद फेक झूठी खबर है जो इंटरनेट पे सर्कुलेट की, हमारी टीम ने इसकी रिसर्च की है और हमने आपको बता दिया है कि ऐसी कोई खबर जो है सच्ची नहीं है। और उसके साथ साथ आपको बता दें, और स्टेट बैंक ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी दे दी है इसकी, तो आपको ये भी बता दें कि आप स्टेट बैंक ने भी बता दिया कि ऐसी कोई खबर नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, एक इंटरेस्टिंग कहानी भी जो आप हमें बताएंगी। बिल्कुल, अब हम बढ़ते हैं आगे टोस्ट ऑफ द डे की तरफ। टोस्ट ऑफ द डे की तरफ ऑफ द डे में हम कहानी एक आप लोगों के सामने लेके आते हैं, वो कहानी जो कि हमें खुद बहुत अच्छी लगती है और हमें लगता है कि आप लोगों से भी उस कहानी को शेयर करना चाहिए। आज की जो हमारी कहानी है वो है मास्टर अय्यूब की कहानी। मास्टर अय्यूब कौन है? यस, मास्टर अय्यूब कौन है? मास्टर अय्यूब एक इंसान है जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो बच्चों को, उन बच्चों को जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनको एजुकेशन दे रहे हैं। एंड 24 मिलियन बच्चे मास्टर अय्यूब के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सोचा कि बच्चे जो हैं इतने सारे, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती। वाई? क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। आप टीवी पे देख भी सकते हैं, साथ साथ मास्टर अय्यूब की तस्वीरें भी जो काम कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं आप। मास्टर अय्यूब की कहानी डीनो स्टार्ट ऐसी हुई, और आप लोगों को बताती चलो, स्टार्ट इस तरह हुई कि मास्टर अय्यूब जो है वो इस्लामाबाद पहुँचे और उन्होंने देखा एक बच्चे को गाड़ी साफ़ करते हुए। बच्चे से उन्होंने पूछा कि तुम गाड़ी क्यों साफ़ कर रहे हो, तो तुम पढ़ना नहीं चाहते? बच्चे ने कहा मैं बिल्कुल पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं गाड़ी इसलिए साफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता और इस तरह मैं पैसे कमा लेता हूँ। खैर मास्टर अय्यूब को ये बात सुन के बड़ा अफसोस हुआ। मास्टर अय्यूब ने उस बच्चे को बेसिक पढ़ाई की चीज़ें, पेंसिल, कॉपी, रबर, स्केल, बुक, ये सब दे दिया और उसे कहा कि तुम मुझसे कल पढ़ने आना। अगले दिन वो बच्चा इतना एक्साइटेड हो गया, वो अपने कुछ फ्रेंड्स को भी ले आया, फिर और लोग आ गए, फिर और बच्चे आ गए। इस तरह मास्टर अय्यूब की फाइनली एक छोटी सी बच्चों की क्लास हो गई। मास्टर अय्यूब ने मार्केट प्लेस में इन बच्चों को बैठ के पढ़ाना शुरू किया, लेकिन मार्केट प्लेस उन्हें हटा दिया गया। फिर मास्टर अय्यूब जो है उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के बाहर थोड़ी सी जगह खाली थी, वहाँ पे सोचा बच्चों को बैठ के पढ़ा देता हूँ। वहाँ से भी मास्टर अय्यूब को बच्चों को हटा दिया गया। फाइनली पार्क एक ऐसी जगह होती है जो कि जहाँ पर आप आ सकते हैं, जो कि फ्री होती है। आप वहाँ पर मास्टर अय्यूब ने वहाँ पर अपने बच्चों को बैठकर पढ़ाना शुरू किया। और अगर आपकी विल होती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एजुकेशन कहीं भी, लाइट आप एक दरख्त के नीचे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत सारे लोग इस तरह करते भी थे। अच्छा खैर, तो मास्टर अय्यूब जो हैं 58 साल के हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। मास्टर अय्यूब अपने बाय प्रोफेशन डीनो वो बॉम्ब डिफ्यूज़र हैं। अच्छा। एंड फायर एक्सटिंग्विशर हैं। हमने सुना है 30 साल के करीब इनका करियर रहा है। एग्जैक्टली, माशाल्लाह। तो काम भी तो उनका कितना मेहनत वाला है, वैसे हिम्मत वाला है मास्टर अय्यूब, बॉम्ब डिफ्यूज़ करना एंड आग बुझाना एंड ऑल। और उसके बाद फिर वो अपने काम से थके हारे बेशक कितने भी हों, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने की तरफ निकल जाते हैं। बिल्कुल इस चीज़ को स्किप नहीं करते, क्योंकि इस चीज़ को उन्होंने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले लिया है। मास्टर अय्यूब को अवार्ड्स भी मिले हैं, पॉइंट ऑफ लाइट का बाय क्वीन एलिज़ाबेथ II एंड कॉमनवेल्थ अवार्ड बाय लंदन मास्टर अय्यूब को मिला है। अच्छा, मास्टर अय्यूब जो है फाइनली उनको काफ़ी सारे लोग भी अब सपोर्ट करते हैं देख के, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी से बड़ी होती चली गई। अब उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। पाकिस्तान की नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन भी अब मास्टर अय्यूब की क्लास को हेल्प कर रही है। एंड मेरा तो सल्यूट है मास्टर अय्यूब को। बिल्कुल, हमारा सबका सल्यूट है और हमारी पूरी टीम को बड़ी खुशी हुई कि हम मास्टर अय्यूब की कहानी आपके साथ शेयर कर सकें। और इसी के साथ अब हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए चाय टोस्ट हो।
वेलकम बैक एवरीवन टू चाय टोस्ट और होस्ट, और मैं आपका होस्ट मेज़बान डीनो अली आपके सामने मौजूद है, इमाम ज़ैदी, और हम लोग यहाँ पे आज जो है बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम कर रहे हैं और अब तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं रुकिएगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी है। बहुत सारे मुख्तलिफ हमारे सेगमेंट जो है नए हैं, लेकिन एक सेगमेंट जो है जो हमेशा बड़ा पॉपुलर रहा है पेरेंट्स के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है जो माँ बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, ख़ास तौर से जो मदर्स होती हैं, उनको कोई ऐसा सेगमेंट कम ही मिलता है टेलीविज़न पे जहाँ पे जिससे वो कुछ ना कुछ सीख सकें, कोई टिप्स ले सकें, जहाँ उनके जो मसले मसाइल हैं वो डिस्कस हो सकें। तो ये है हमारा सेगमेंट जो बहुत पॉपुलर है और आपको बहुत पसंद है। फॉर ऑल द मदर्स आउट देयर, दिस इज माइटी मॉम्स। माइटी मॉम्स में हमारे साथ हैं मदीहा, जो कि एक वर्किंग लेडी हैं जो अपने बच्चे भी संभालती हैं और साथ साथ काम भी करती हैं। साथ में हमारे साथ रिलेशनशिप काउंसलर हैं किरण। तो हम बातें करते हैं मदीहा से, और किरण क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। तो यस, वंडरफुल। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? काउंसलर भी हैं। वेलकम टू द शो जी, थैंक यू सो मच। और ऑब्वियसली मदीहा, हम आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप एक मदर हैं, काम भी कर रही हैं, यूर किंडरगार्टन टीचर, आप टीचर भी हैं, तो अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चे भी आप उनको एजुकेट कर रही होती हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे बताइए कि पहले तो बताइए कितने बच्चे हैं आपके? I have one daughter. She's 5 years old. She's 5 years old. काम भी कर रही हैं, अब सुबह निकल जाती हैं, ज़ाहिर है स्कूल में है, जी, हम दोनों तकरीबन साथ ही निकलते हैं। साथ ही निकलते हैं जी। So I get dropped first, then my husband drops my daughter. Okay. And we get off around the same time. Okay. ताकि जब हम घर आते हैं तो हम बाकी दिन साथ गुजारते हैं। That's wonderful। चलिए, तो बहुत अच्छा। लेकिन शुरुआत में क्या मुश्किल था काम करना और बच्ची को भी संभालना? जी, जब छोटी थी तो I had taken a career break. अच्छा, you did. So I was with her at home. ठीक है। And once she started school, then I got professional training as a teacher. ठीक है। And I also started working. तो ये मुझे एक बात पूछनी है आपसे मदीहा कि क्या ये क्योंकि ज़ाहिर है एक मदर जब काम कर रही होती है तो ज़ाहिर है ये एक आइडिया होता है कि अगर इफ़ यू वर्किंग एंड टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड, तो यही डर लग रहा था कि बच्चा निगलेक्ट ना हो जाए। तो क्या इसी वजह से आपने ये जो अपनी टीचिंग का जो पूरा सिलसिला है, क्या करियर में घुसने की ये वजह थी, या जनरली यू वांटेड टू बी अ टीचर? नो, वंस आई एम्ब्रेस्ड मदरहुड, मेरे साथ ये हुआ कि आई स्टार्टेड वर्किंग विद माय चाइल्ड। अच्छा। ऑन अ one-to-one basis, you know, on different areas of learning. So I developed this passion of working with kids. अच्छा, ठीक है। And I thought, why not take it professionally as well? बिल्कुल, of course. So, and the hours are very convenient. So it was easy for me as a teacher to maintain a work-life balance also. But I believe that whatever field a woman chooses, it should be something that you're passionate about also. बिल्कुल। अच्छा, वैसे कुछ जगहों पे डीनो मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा ही होगा, पता ही होगा कि बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर प्ले एरिया बनता है बच्चों के लिए, माँ बाप अपने बच्चों को लेके भी जा सकते हैं वहाँ पे। तो यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? It's, I think, a brilliant idea, and I think offices or different institutions में भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए। I feel mothers तो फिर भी टाइम दे देती हैं, fathers का I think they should put in more time, because they are usually away, 9 to 5 jobs पे होते हैं। There should be some kind of a daycare system where men can also take their daughters, their kids along, and they can spend more time even at their workplaces. क्या इस तरह के चैलेंज आपके हस्बैंड ने भी फेस किया? क्योंकि ज़ाहिर है वो भी काम करते हैं, तो उसके because ऑफिसेज में नहीं है, ऐसी जगहें नहीं है जहाँ वो अपने बच्चों को साथ रख सकें। बट फॉर मदर्स फिर भी it gets a little easier. At least कुछ दिन जो where they cannot have a babysitter, तो वो फिर भी काम पे ले जाते हैं। ठीक है। But I feel as a whole in general इसको institutionalize करना चाहिए, different institutions में, offices में इनको add करना चाहिए। इनको करना चाहिए। किरण, आपसे मेरा एक सवाल है, मुझे बताइए कि ज़ाहिर है ये तो इन्होंने तो एक सिस्टम अच्छा बनाया हुआ है कि इनका बच्चा कम से कम टाइम अवे बच्चे से हो और ज़्यादा बच्चे के साथ टाइम गुजारा जाए, लेकिन बहुत से माँ बाप हैं वो जो करियर में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से बच्चा नेगलेक्ट हो जाता है, टाइम नहीं दे पाते। दे डोंट मीन टू, मतलब उनका इरादा नहीं होता, लेकिन अक्सर ये हो जाता है, नेचुरली हो जाता है। बेसिकली इन्होंने जो बताया ये बहुत ही एक आइडियल सिचुएशन है इस वक्त पेरेंट्स के लिए, दैट मदर एंड पेरेंट हैव अ सेम टाइम। जिस टाइम में बच्ची स्कूल से वापस आती है उसी टाइम में मदर भी आ जाती है। बट हमारे कल्चर में बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसको एक फ़ीमेल फेस कर रही होती है, वर्किंग लेडी। ऑब्वियसली बहुत सी फीमेल्स खुद से अपनी खुशी से काम नहीं कर रही होती, वो उसकी नीड होती है। फाइनेंशियल नीड्स भी हो सकती हैं, फैमिली
में, क्योंकि वो उसको सपोर्ट कर रही होती हैं ऑब्वियसली, वहाँ पे फिर उनके लिए चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। तो ओवरकम कैसे करें चैलेंजेस देखिए, ओवरकम इस तरह होता है कि अगर आप एक टाइम ड्यूरेशन बना रहे हैं बेबी के साथ, पहले तो अपने वर्किंग आवर्स को चेक किया जाता है, फिर वहाँ पे पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक मदर और फादर दोनों मिलके ये डिसाइड करते हैं बेसिकली कि हाउ दे विल टेक केयर ऑफ इट। सही है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो अपना टाइम डिवाइड कर लेते हैं कि इस पीरियड में फादर घर में रहेंगे और इस पीरियड में मदर घर में रहेंगी, और फिर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बहुत सी ऐसी मदर्स है, इवन बहुत सी ऐसी फीमेल्स कहती हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज आ रहे होते हैं, इवन दो इट इज़ अ रियलिटी, बट स्टिल अगर वर्किंग मदर है तो जॉइंट फैमिली में उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा होता है एट द सेम टाइम। क्योंकि यूजुअली जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चों की बिहेवियर कंप्लेंट्स लेकर बहुत आते हैं। इवन येस्टरडे आई हैव अ क्लाइंट, द चाइल्ड वाज 3 years old, ठीक है, शी इज़ 2.11, अभी उसने होना है 3 years का, ठीक है, एंड उस बच्ची के अंदर बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं। किस तरह के बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं? स्टबर्न हो रही है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम स्टबर्ननेस एंड देन एक्सट्रीम अग्रेशन जो कि वो डिस्प्ले कर रही है बाकायदा, एक उसके टैंट्रम्स के फेस में बिल्कुल वो डिस्प्ले कर रही है, जो कि शायद पहले ना हो। यस यस, मदर इज़ वर्किंग, फादर इज़ वर्किंग, बच्ची भी अब उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होनी है, तो मदर ने उसके साथ ही अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। अब दे आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब मदर सेड इफ़ आई शिफ्टेड फ्रॉम हेयर तो ऑब्वियसली मेरी बच्ची की केयर कौन करेगा, बट अगर मैं यहाँ हूँ तो ऑब्वियसली उसके बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं। अब दोनों वो सिचुएशंस हैं, ना वो एक्सेप्टेबल है ना वो एक्सेप्टेबल है, वहाँ पे फिर हमारी काउंसलिंग बेसिकली स्टार्ट होती है। आपकी जो 5 साल की बेटी है, ज़ाहिर है जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, डेवलपमेंट हो रही होती है, बच्चे की नेचुरली डेवलपमेंट होती है, इस टाइम पीरियड में आप ऐसा क्या काम कर रही हैं जो जिसने आपको बड़ा फ़ायदा दिया हो, जो आप दूसरी मदर से शेयर कर सकती हैं कि ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका है जिसमें आपकी जो परवरिश है उसमें बेहतरी और आई और उसको इन्हांस किया गया? आई थिंक बच्चे के साथ तो सीखना और लर्निंग जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ। तो एज सून एज द चाइल्ड इज बॉर्न ही इज एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है। तो उसी टाइम से एक तो बहुत एक मेन चीज़ है कि आप जब भी आपके अपने पार्टनर से कोई भी किस्म की लड़ाई हो या किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट हो, वो आप कोशिश करें कि बच्चे के सामने कभी भी ना हो। जब बच्चा सो जाए तब आप अपनी जो भी आपकी आपस में जो भी है उसको आप रिजॉल्व करें। बच्चे के सामने आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को ना करें। That's a very good thing. The child absorbs it and बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी एक्शन में ज़रूर उस कोई वो दे टेक इट आउट, कभी वो अग्रेसिव फॉर्म में होता है, कभी वो किसी और तरह से हो जाता है, वो बहुत माइल्ड हो जाते हैं, सो यू कैन टेल। तो एक तो ये चीज़ है जो आई वुड गिव इट आउट एज अ मैसेज कि ये कभी भी ना। मुझे एक बात बताएं मदिया, आप क्योंकि यूर अ किंडरगार्टन टीचर, आप दूसरे के बच्चों को भी पढ़ाती हैं चीज़ें, तो ये ऑब्वियसली आपका मदर से बड़ा एक इंटरेक्शन होता होगा, आई एम श्योर। तो बड़ा मुख्तसर से आपसे जवाब चाहिए क्योंकि हम भाई अपने ब्रेक पे जाना है, तो मुख्तसर से जवाब दीजिए, व्हाट इज़ द नंबर 1 mistake that you've noticed in other mothers that you probably have seen, क्योंकि ज़ाहिर आपने उनके बच्चों को सिखाना होता है, पढ़ाना होता है, बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज़ आती हैं बच्चों की। तो is there one common thing जो आपने देखी हो? लेटली जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अग्रेसिव बिहेवियर इन द सेंस दे ट्राई टू मिमिक कार्टून्स। So you have to really, as parents, you have to see what your child is watching. हाँ, पता होना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या। और स्क्रीन टाइम को जितना कम से कम लिमिट करें, because that really affects their concentration span and their mental growth. Exactly. बिल्कुल। इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी एग्रेशन की बात की कि बड़ी कॉमन चीज़ है जो आजकल के बच्चों में नज़र आ रही है, तो हम लोग जो मदर्स देख रही हैं, हमारे माइटी मॉम्स का सेगमेंट अभी चलता रहेगा। वापस आएंगे तो किरण से पूछेंगे कि एग्रेशन के बारे में ऐसा क्या कोई तरीका है जिससे बच्चों में कम हो, जो स्क्रीन टाइम है वगैरह वो कम हो। हम ये सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। याद रखिए अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, हमें कॉल कीजिए, हमसे रब्ता कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक।
हमारे साथ किरण मौजूद हैं जो रिलेशनशिप काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ मदिया मौजूद हैं जो कि एक वर्किंग लेडी हैं, वर्किंग मदर हैं। हम किरण से पूछेंगे, जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चों में अग्रेशन आ जाता है और उसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं, जैसे ज़्यादा कार्टून्स भी देखना और भी बहुत सारी चीज़ें जो अपने आसपास से अडॉप्ट करते हैं, तो इसको कैसे डील करें लोग और क्या करें पेरेंट्स? कॉमन एक्चुअली सिम्टम जो कि आ रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आजकल इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? आजकल के बच्चे इतने सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम ही है। अदर देन दिस, जैसे आपने पूछा ना, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग जो कि पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं, उसमें ये होता है कि पेरेंट्स के बिहेवियर्स, उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स, उसके अंदर डिफरेंस होता है। लाइक इफ़ अ मदर इज़ सेइंग कि ये काम कर लो कर लो कर लो, शी केप्ट इट रिपीटिंग, बट हम ये कहते हैं कि आफ्टर वंस, एक दफ़ा कहने के बाद आप जाके उसको चेक करिए, और अगर बच्चे ने वो नहीं किया हुआ तो उसको बिहेवियर वाइज अपने करके दिखाइए डायरेक्टली। बट जब उसके अंदर डिफरेंस आ रहा होता है, अब मदर एक दफ़ा कहती हैं, 2 दफ़ा कहती हैं, थर्ड टाइम के बाद तीसरी चौथी दफ़ा वो शाउट करती हैं, ठीक है, शाउटिंग लीड्स टू अग्रेशन बेसिकली। फिर उसके बाद घर के अंदर जो वो छोटी छोटी फाइट्स देख रहे होते हैं। आप अगर लर्निंग की बात करें, जैसे मदीहा ने कहा कि बहुत अर्ली एज में वो स्टार्ट कर देते हैं, इट्स एक्चुअली 3 मंथ्स से बेबी जो है वो लर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। वो अपने एनवायरनमेंट से पिक करना, जब कभी हम कहते हैं ना बच्चा तो लेटा हुआ है, मतलब इतने छोटे से बच्चे को क्या समझ आ रही है, लेकिन उसको भी समझ आ रही होती है क्या हो रहा है एग्जैक्टली, वो अपने बिहेवियर से ले रहा होता है। हम लोग चलेंगे दोस्तों, हमारे पास एक कॉल है, आई थिंक फिरोजा की कॉल है सक्कर से। अस्सलाम वालेकुम फिरोजा, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं डीनू? बिल्कुल ठीक ठाक। फिरोजा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ईमान को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच। और ये है कि आपका सेट माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू, हमें भी बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ जी माशाल्लाह, आप तो हमेशा ही बहुत प्यारे लगते हैं। मैं अपनी बात सेट की बात कर रहे थे। मैं नए सेट के साथ मुबारकबाद दूंगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप इस उसमें बहुत ज्यादा तरक्की करें। चलें, थैंक यू। और टॉपिक बहुत अच्छा है डीनू। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास कोई सवाल है? जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो नजरअंदाज होते हैं। वैसे भी जो घर में रहती है लेडीज, उन्हीं के बच्चे इतने नजरअंदाज हो रहे होते हैं कि फुल टाइम जो है वो बच्चों के हाथों में मोबाइल होते हैं, और पेरेंट्स जो है ना वो अपनी तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो यकीनन वर्किंग वीमेन तो शायद उस तरह से टाइम ही नहीं दे पाती हैं बच्चों को। तो ये बताइए कि किस तरीके से वो टाइम दें और कौन सा रवैया इस तरह से रखें कि बच्चे हमारी उनकी तरबियत अच्छी कर सकें। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फिरोजा। इस सवाल को मैं एक दूसरे अंदाज से आपसे पूछता हूँ। अब ज़ाहिर है मदिया ने तो अपना बता दिया कि इनका सिस्टम कैसे चलता है, शी लीव्स इन द मॉर्निंग अपने बच्चे के साथ, और दोपहर तक अपने बच्चे के साथ ही वापस घर पे होती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी मदर्स हैं जो ये नहीं कर पाती, नहीं टाइम दे पाती, मुश्किल है, इस तरह का स्केड्यूल चल रहा है, काम इस तरह का चल रहा है कि वो दे ही नहीं पाती, मतलब चाहे वो कितनी कोशिश। तो इस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, वी ऑलवेज प्रमोट वन फैमिली टाइम, यानी दिन का कोई एक टाइम, अब उसमें वो ब्रेकफास्ट या लंच या तो इवनिंग टी या तो डिनर, कोई एक मील टाइम जो है वो फैमिली का साथ होना चाहिए। फैमिली एक वक्त होना चाहिए, एक वक्त ऐसा होना चाहिए। फैमिली टाइम मीन्स मदर फादर बच्चे सब एक साथ हों। अब वहाँ पर ड्यूरिंग मील आप छोटी छोटी स्टोरीज उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स शेयर करते हैं, इट्स नॉट लाइक कि आप अपना कोई स्ट्रेसफुल इवेंट शेयर कर रहे हैं, वेरी माइनर रूटीन वर्क, आज ये किया, आज ऐसा किया, एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ आप उसमें उसकी वजह से शेयरिंग की हैबिट डाल रहे होते हैं। व्हेन यू स्पीक, यानी जब पेरेंट्स बोलते हैं तो बच्चे भी बोलना स्टार्ट करते हैं। और सेकंड थिंग इज कि उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे जब कंटिन्यूसली एनीथिंग, इवन आप उनको कोई कार्डबोर्ड गेम भी दे सकते हैं, कार्डबोर्ड गेम, पजल दे सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, एनीथिंग जो भी घर में अवेलेबल हो। अब लेकिन वो सिर्फ बच्चे ना खेलें, पेरेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएं, बिकॉज अगर हम अपना बचपन याद करें, और पेरेंट्स यूज्ड टू डू इट, खेलते थे हमारे साथ, उसमें बच्चे शेयर भी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है और वो पूरा टाइम क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को देख रहा है। उसकी वो एनर्जी भी तो कहीं ना कहीं चैनलाइज होनी है ना। तो जब वो फिजिकल एक्टिविटी में चैनलाइज नहीं हो रही, तो वो अग्रेशन के थ्रू सामने आती है, टैंट्रम्स के थ्रू सामने आती है, जिसको फिर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है। मुझे एक बात बताएं मदिया, अब हाउ इम्पोर्टेंट वाज द सपोर्ट ऑफ योर इन लॉज, क्योंकि जाहिर है
फैमिली होती है हस्बैंड की, वो सपोर्टिव उनका होना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं काम करने की क्या ज़रूरत है, अब तो बच्चा हो गया, अब तो घर में ही रहो वगैरह वगैरह, इस तरह के होते हैं। बट इन योर केस यू वेरी लकी। लेकिन मुझे बताएं, was there a lot of support from the family? Definitely, I did not encounter any such problem. हाँ, क्योंकि लोग ये जानना चाहते होंगे, क्योंकि बहुत सी खवातीन जो है उनको अक्सर नहीं मिल पाती है support. I was studying for a while also, and my mother-in-law used to take care of my daughter. Oh, very nice. And I feel grandparents, they're a blessing, you know, nannies, dadis, वो जिस तरह वो केयर कर सकती हैं आफ्टर पेरेंट्स कोई और नहीं कर सकता. So instead of hiring a babysitter, I think the best idea is to, you know, leave your child. Yeah, and ऐसे ये भी होता है कि बच्चे के साथ एक अटैचमेंट भी हो जाती है ना बच्चों की, वो फिर अपने आप को डिटैच्ड फील नहीं करते। और बच्चों के लिए अच्छा ये है कि उनके जो माँ बाप हैं उनके साथ वक्त गुजारना भी बहुत अच्छा है। उनका एक्सपीरियंस भी तो कितना अच्छा है, पहले अपने बच्चों को पाला, अब अपने बच्चों के बच्चों को, डेफिनेटली तो सपोर्ट इवन ग्रैंडपेरेंट्स के लिए इट्स अ, यू नो, फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो सपोर्ट थी ऑब्वियसली फ्रॉम इन-लॉज। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, वैसे आप दोनों से ये सवाल है कि नैनीज़ के पास लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। हाँ, ये ऐसी जगहों पे कहीं पे भी जहाँ पे छोड़ देते हैं, जहाँ डे केयर सिस्टम होता है, तो आपको क्या लगता है, इज़ इट अ गुड आइडिया या ये बताएं मेड्स, क्योंकि लोग जो है मेड्स से मतलब बहुत से लोग कंफर्टेबल हैं, बहुत से लोग हैं जिनको ये बुरा भी नहीं लगता, वो कहते हैं भाई ये तो बड़ा अच्छा हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट है बड़ी, बट मेड्स का रखना और अपने बच्चों को किसी मेड के हाथ पलना, इसमें हम ये कहते हैं कि ऑब्वियसली अगर एक पर्सन के पास कोई चॉइस ही नहीं है, इफ़ अ लेडी इज़ वर्किंग फॉर सम नीड, ज़रूरत है उसकी काम करना, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर आपके पास चॉइस नहीं होती, कन्वीनियंट है। एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ पे फिर उनको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना होता है कि अगर वो किसी मेड को रख रहे हैं उस पर ट्रस्ट कितना करते हैं, फिर उसके बाद दोनों पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग। आई एम अगेन सेइंग कि दोनों पार्टनर्स पहले डिसाइड करते हैं खुद मिलके कि हाउ दे विल कैरी। जैसे फॉर एग्जांपल फादर ने लंच टाइम में विजिट कर लिया, जैसे फ्रीक्वेंट विजिट्स हम कहते हैं कि आप अचानक से आ गए, यू हैव टू चेक कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन ये हमेशा उन सिचुएशंस में होता है जो कि आपके पास कोई और चॉइस ना बचे। अगर कोई और चॉइस है, इफ़ द मदर कैन टेक अ ब्रेक और फादर कैन टेक अ ब्रेक, तो हमेशा प्रेफरेबल यही होता है कि पेरेंट्स ही बच्चे के साथ रहें। या जैसे डे केयर अब कुछ जगहों पे बन गए हैं, आई विल से कि अभी भी बहुत सारी जगहों पे नहीं है हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में ये अब स्टार्ट हुआ है कि डे केयर बनना स्टार्ट हो गए हैं फीमेल्स के लिए, ताकि वो अपने बेबी को टेक केयर कर सकें साथ ही, वरना ये स्टिल इतना कॉमन फिनोमेना नहीं है हमारी सोसाइटी। हमारे पास याया की कॉल आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं आप? हेलो दिनू, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। भाई नया साथी भी मुबारक हो और नया सेट भी मुबारक हो आपको। थैंक यू जी, नया साथी भी बहुत अच्छा है और सेट भी बहुत अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सेट तो बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल में हमें थोड़े थोड़े दिन बाद चेंज जरूर चाहिए होता है जरूर, और इट इज अ पॉजिटिव चेंज, लेकिन आपकी बातें माशाल्लाह वैसी अच्छी रहेंगी, आई होप सो। थैंक, बिल्कुल जी, हमारी कोशिश जारी है। या ये बताइए, कोई सवाल पूछेंगे? हमारी मदर्स आई हुई हैं यहाँ पे, हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बिल्कुल मैं सवाल क्या, मैं तो पहले ये बोलना चाहूंगा कि जो वर्किंग वुमेन होती है, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए जरा मुश्किल होता है कैरी करना चीजों को, क्योंकि जाहिर बच्चों को भी देखना, अपनी जॉब भी देखना, फिर अगर मदर है तो आपके उसको खाने का भी अरेंज करना, इट्स अ टफ जॉब। तो अव्वल तो हमें उनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड देनी चाहिए और बजाय क्रिटिसिज्म करने के कुछ ना कुछ उनको सजेशन देनी चाहिए। मेरा सवाल ये कि अगर आजकल बच्चों के साथ ये हो जाता है कि जाहिर बात है जब आप जॉब पे चले जाते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको जाहिर हम आया या किसी के हवाले कर देते हैं, तो उनको जो उनकी जो बेसिक एजुकेशन है, जो उनके जो अटैचमेंट पेरेंट्स है, वो जरा कम हो जाती है। तो आप उसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे? सबसे मेरा सवाल ये। ठीक है, ये हमने आपका सवाल देख लिया। थैंक यू वेरी मच याया, आपने कॉल किया। सो ये जो एक डिटैचमेंट हो जाती है, लेट्स से कि अब एक सिचुएशन हो गई है, बड़ा मुख्तसर सा अगेन जवाब चाहिए क्योंकि हमारा वक्त कम है, लेकिन जो डिटैचमेंट हो गई है, जो पेरेंट्स देख रहे हैं कि हमारे बच्चों में हमारी एक दूरी पैदा हो चुकी है, डिस्टेंस आ गया, हम तो वो क्या करें? देखिए वही है कि आप जितना टाइम उसके साथ गुजार सकते हैं वो क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ यू आर गिविंग दैम अ क्वांटिटी टाइम तो ऑब्वियसली डिटैचमेंट होगी, लेकिन अगर आप उसको क्वालिटी पे रख दें तो वो एक बॉन्ड ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है और वो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बी पेशेंस, ऑब्वियसली अगर आप वर्क कर रहे हैं, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के साथ डील करने के लिए पेशेंट होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेशेंस रखें, खुद पेशेंट ना बन जाए, इसी के साथ दोस्तों हम अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो पेशेंट बन सकते हैं, पेशेंट बन जाएंगे। और इसी के साथ हम लोग मदिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। एंड किरण, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू किरण, आपने भी टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों इसी के साथ हमारा माइटी मॉम्स का ये सेगमेंट खत्म होता है, लेकिन शो जारी है। अभी हमारा एक और सेगमेंट है जिसके अंदर हमेशा आपको एक नया टैलेंट देखने को मिलता है और हम भी बड़ी एक्साइटेड हैं। आज के टैलेंट की बड़ी तारीफ की हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। हम देखें तो कि टैलेंट कौन है। हमारा स्टार्स फनकार का सेगमेंट जो है आपको नजर आएगा आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाएगा।
वेलकम बैक एवरीबॉडी। दोस्तों यार अजीजों, और अब वक्त आ गया हमारे उस सेगमेंट का जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हर दफ़ा आपको एक नया टैलेंट देखने को मिलता है। और आज ईमान आपको नया टैलेंट दिखाएंगे। बिल्कुल, और मुझे तो लग रहा है अभी से ऑलरेडी बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल, और ये हमारा टैलेंट जो है हम आपको दिखाने वाले हैं, और ये हमारा सेगमेंट है स्टार फनकार। और स्टार फनकार के इस सेगमेंट में दोस्तों हमारे साथ इस वक्त 4 बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर्स मौजूद हैं। सबके हम एक एक करके नाम पूछेंगे। अपना नाम बताइए। ज़िशान ज़फ़र, हैदर, सागर और आदेश कुमार। और वेलकम टू द शो गाइस। तो आप लोग अब तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, आप लोगों की कितना अरसे से आप लोग साथ बजा रहे हैं? मैं तो बचपन से प्ले कर रहा हूँ। ठीक है। वेरी यंग, लाइक 5-6 years old। आई हैड इट एज अ गिफ्ट। अच्छा, तब से मैं कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैं सिंगिंग के भी थोड़ी बहुत कोशिश कर लेता हूँ विद प्लेइंग। एंड हैदर अपना बताइए। मुझे 3 क्लास से मतलब सिंगिंग का शौक था, तो 3 क्लास से स्टार्ट किया और 8 या 9 में आके एज अ प्रोफेशन मैंने इसको चुन लिया और फिर इस पे काम कर रहे हो। और अपना बताइए। सागर। मैंने भी बचपन से चूज़ किया और 7 क्लास से मैंने नापा ज्वाइन किया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अभी भी छोटा ही है। और अपना बताइए आदर्श। इट्स बीन 9 years दैट आई हैव बीन प्लेइंग सैक्सोफोन, और बहुत रैंडमली ये मेरी लाइफ में आया था। स्कूल बैंड में हमको दिए गए थे, क्लैरिनेट से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, क्लैरिनेट से। देन आई गॉट इनटू सैक्सोफोन। चलो ठीक है। और साथ में आप लोग कितने अरसे से बजा रहे हैं चारों? नापा का फर्स्ट शो, इटालियन शो। अच्छा, नापा का इटालियन नापा में मिले थे। अच्छा, नापा। आदेश इज नॉट फ्रॉम नापा, ही इज इन नापा। और मुझे टाइम हो गया काफ़ी, मैंने पास आउट कर लिया। तो एक इटालियन शो हुआ था, वहाँ से हमने एक इटालियन गाना सब मिलके साथ बजाया था। अच्छा। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा इन हो गए और इटालियन और डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम लोग शोज किए हमने बाहर। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा साथ साथ रहने शुरू हो गए। वंडरफुल। तो नहीं, आज हम आपसे कुछ इटालियन भी सुनेंगे यार। हमें मजा आएगा। कुछ पाकिस्तानी लड़के इटालियन गाएंगे और क्या है, लड़के पागल हो जाएंगे इटालियन सुनने में। ये तो बड़ा अच्छा सीन है। बट उससे पहले आप लोग हमें क्या सुना रहे हैं आज? सज्जाद अली का एक गाना है बेबिया और एक सिंड्रेला, उसका थोड़ा सा हमने मैशअप है। यस, चले हियर वी गो। चले हियर वी गो। दिस इज अ रियली टैलेंटेड यंगस्टर्स इन स्टार फनकार। लेट्स एंजॉय। 1 2 सारे जहाँ को है बताना बेबी, ओ बेबी, किसी के कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना। सारे जहाँ को है बताना ओ बेबी, ओ बेबी, तेरी मर्जी नहीं चल रही ओ बेबिया, ओ बेबी, तेरी गल क्यों नहीं सुन दी। सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, सिंड्रेला सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, ओ सिंड्रेला मेरा एतबार करना। मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। यार यंग बच्चे बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग, इन लोगों का आपस में शुगर मस्ती। बहुत अच्छा, वेरी नाइसली डन। ये जो 2 गानों को एक साथ मिलाया, अमेजिंग। एंड स्पेशली दिस यस, हमारा बस यही आइडिया था कि सैक्सोफोन को कैसे मिलाएं। तो मुझे एक बात बताएं बॉयज, तो ये मतलब फैमिलीज का क्या कहना है? डू दे एंजॉय कि आप लोग काम इस तरह का कर रहे हैं? सपोर्ट है? मेरी फैमिली का ये है कि स्टार्टिंग में सिर्फ फादर ने थोड़ा वो किया कि नहीं करना, लेकिन मेरे चाचू, माय चाचू इज़ अ क्लासिकल डांसर। अच्छा। मानी चाहो, तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और भी फैमिली के लोगों ने सपोर्ट किया। तो मेरी फैमिली से मुझे एक वो थी। आप बाकी सब का क्या है? माय पापा वाज अ सिंगर, माय ब्रदर इज अ सिंगर। अच्छा, कौन कौन है आपके वाले साहब? या माय फादर हैज पास्ड अवे नाउ एंड मी एंड माय ब्रदर बोथ आर इन द सेम फील्ड। अच्छा। लाइक वी सिंग एंड वी प्ले अलोंग। ओह वेरी नाइस। आदर्श, आपका? इट्स ऑलवेज बीइंग वेरी सपोर्टिंग फ्रॉम माय फैमिली। वेरी नाइस। आपकी फैमिली का क्या है? मेरी फैमिली का कोई लिंक नहीं है म्यूजिक से, दूर दूर तक। अच्छा, दूर दूर तक।
कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये है कि माय मदर सपोर्ट्स मी लॉट। अच्छा, ओके। और अब देयर आर टाइम्स के फादर साहब भी काफी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और वो जब इतना अच्छा आपको बचाते हुए देखते होंगे तो व्हाई नॉट। और सागर सर भी बोल दीजिए यस और नो, सपोर्ट मिलती है? यस। ओके, बस और दोस्तों इसी के साथ हम लोग जो ऑब्वियसली ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप हमें लेकर जाएंगे ब्रेक पे, कुछ सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? गुआर्दा के लूना बाम्बा बाम्बा एक मैक्सिकन गाना। मैक्सिकन ला बाम्बा। वेरी नाइस, ठीक है। Pa mi partida y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré. Sing with me. Bam 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 bam. वेलकम बैक एवरीबॉडी। और इस वक्त हमारे साथ 4 बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं जिनकी मुलाकात नैपा पे हुई, लेकिन फिर उसके बाद ये लोग अपने एक दूसरे के साथ परफॉर्म करते हैं। अभी उन्होंने ब्रेक से पहले हमें सजाद अली सुनाया, लाबाम्बा सुनाया, मैक्सिकन गाने सुनाए, मतलब क्या लाबाम्बा। और जो है अभी हमें क्या सुनाएंगे बताइए बॉयज। व्हाट इज दिस? गुआर्दा की लूना एक इटालियन सॉन्ग है। इटालियन सॉन्ग है, मेलो सा है बड़ा, इसकी वजह से हम अभी यस साथ है। ठीक है, चलिए इटालियन सॉन्ग हमें क्या सुनाएंगे? इटालियन सॉन्ग ओके। फील इट। I'll feel it, yeah. Don't worry, I'll feel it. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Lei d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sa guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare, vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare. Guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare, vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare. Guarda che luna, guarda che mare, che luna। बहुत ही आला क्या यार, बात है। परता के मुर्दा पुरदुंगी का दिल में दिमाग में भूसा अंडा पोट चिल्ले।
ये समझ मेरी इटालियन, लेकिन ये कितना अच्छा था, मतलब अमेजिंग, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया लेकिन अमेजिंग यार। पाकिस्तानी बॉयज सिंगिंग इटालियन, तालियां इस पे तो बनती है। ये मुझे एक बात सीखा कैसे? हाँ पहले ये बताएं, सीखा और जब किसी इटालियन के आगे कभी गाया ये? हमें एक इटालियन टीचर ने सिखाया था मुझे। एक शो था हमारा, इटालियन एम्बेसी का एक शो था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप गाएंगे और हमें एम्बेसी बुलाया और सिखाया पूरा ये गाना मुझे पहले उन्होंने, और पूरी वर्ड्स बताए कि कैसे गाना है। फिर उसके बाद हमने उनके लिए गाया, उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब शो होता है वो बुला लेते, बोलते हैं यही वाला गाना। और वो लोग जब भी सुनते हैं अपनी जुबान, हाँ, तो वो बोलते कैसा लगता है? वो आके 2-3 दफ़ा मेरे साथ ये सीन हुआ है कि इटालियन में बात करना शुरू, मतलब मैं इटालियन नहीं हूँ। अच्छा, तो ये जो वैसे आपने जो गाया है इसका मतलब भी आपको थोड़े बहुत हाँ बताया उन्होंने, मतलब कि वही सीन के लड़का लड़की अलग हो गए और लड़का लड़की के लिए गाने गा रहा है कि Wow. Yes. That's pretty cool. So Guarda की लूना means look what a moon, Guarda के मारे look what a sea. तो वो उदास है। Very nice. तो और क्या लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं गाना? एक जापानीज लैंग्वेज पे गाना है। क्यों जापानीज क्यों? जापानीज का भी यही था कि एक जापानीज आर्टिस्ट आई थी, उन्होंने एक जापानीज गाना गाना था, तो मुझे उन्होंने बोला कि आप जापानीज है, मैं बोला गा सकता हूँ अगर मुझे याद करवा दें। अच्छा, तो प्लान क्या है फ्यूचर का? व्हाट डू यू गाइस प्लान टू डू? साथ में काम करने का प्लान है? व्हाट डू यू थिंक? आदिश क्या कहते हैं? I think you guys should actually, कितना अच्छा करते हैं आप। एक अच्छा, तुम लोग की जेलिंग बड़ी अच्छी है। इंडिविजुअली काम करते हैं हम लोग अलग अलग, इंडिविजुअली भी करते हैं, if we have to go somewhere like together as a group, so we definitely go for it। बहुत आला। ओके, तो हम इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा प्रोग्राम खत्म करते हैं। प्रोग्राम खत्म करने से पहले थैंक यू कहना चाहेंगे टू दीज वंडरफुल टैलेंटेड यंगस्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच अमेजिंग वर्क। टू ऑल ऑफ यू आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। हमें उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। ईमान ज़ैदी अच्छी लगी होंगी, हमारी नई साथी। और प्लीज़ और इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं एक सोच के साथ कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल दोबारा सुबह 9 बजे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। गाना साकुरा साकुरा यायोई नो सोरावा मिवता सोकागिरी कासोमी काकोमोका Izaya Miniuka Sakura Sakura Yayoi no Sorawa Mibata Sukagiri Kaso